हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग सेट नंबर 2 करने जा रहे हैं दोस्तों। प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 2 है। अब भाई बहनों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को देखते हैं तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों के बीच वीडियो को शेयर भी किया कीजिए दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के लिए ये सेशन स्टार्ट किया गया है। इसलिए आप लोग जरूर से जरूर इस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। चलिए आज बीपीएससी 3.0 के तहत दोस्तों हम लोग आज करेंगे सेट नंबर दोस्तों 2। सेट नंबर 2 देखेंगे। जो भाई बहन 1 नहीं देखेंगे जाइए प्लेलिस्ट में 1 देखिए पहले। चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग भूगोल से देखेंगे दोस्तों। देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन देखेंगे भूगोल का, 40 क्वेश्चन पॉलिटी का दोस्तों, याद रखिएगा। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि दोस्तों हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होता है। इसलिए दोस्तों वहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है राजस्थान में दोस्तों। काहे कम होती है कि वहाँ हवाएं जो है किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त हो पाती है दोस्तों। न्यूनतम वर्षा वाले क्षेत्रों की श्रेणी में आता है राजस्थान दोस्तों, आप लोग ये जानते होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट में दोस्तों 72 देखिए। सारगेसो सागर एक हिस्सा है। सारगेसो सागर किसका हिस्सा है दोस्तों? तो ये आपका दक्षिणी अटलांटिक महासागर का है, उत्तरी अटलांटिक महासागर का है कि आर्कटिक महासागर का है कि उपर्युक्त एक से अधिक उपर्युक्त इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो आप लोग जल्दी से बताइए। आपका जो सारगेसो सागर है दोस्तों ये उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है दोस्तों। किसका है? उत्तरी अटलांटिक महासागर का दोस्तों। आप लोग इसको याद कर जाइएगा। उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा सारगेसो सागर है दोस्तों। चलिए इसके कुछ फैक्ट को भी हम लोग जानते हैं। देखिए उत्तरी अटलांटिक महासागर में उत्तरी विषुवतीय गल्फ स्ट्रीम तथा किनारी धारा जल का एक प्रति चक्रवाती प्रवाह कम का निर्माण होता है, जिसे शांत या गतिहीन जलप्रपात कहते हैं दोस्तों। सारगेसो सागर के जल में अटलांटिक महासागर की सर्वाधिक लवणता 37% पाई जाती है दोस्तों। इसका मुख्य कारण उच्च तापमान और अत्यधिक वाष्पीकरण है दोस्तों। महासागरीय मरुभूमि के रूप में संबोधित किया जाता है इसे दोस्तों, सारगेसो सागर को। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है दोस्तों? स्थल रुद्ध देश जो आपका है कौन सा है दोस्तों? ये आपका हंगरी है दोस्तों। कौन सा? हंगरी आपका जो है स्थल रुद्ध देश है दोस्तों। मतलब चारों तरफ आपका स्थल से घिरा होता है, उसे हम लोग स्थल रुद्ध देश कहते हैं। भारत में पड़ोसी देश में अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान स्थल रुद्ध देश है दोस्तों। कौन कौन है भारत के पड़ोसी जो स्थल रुद्ध देश हैं? अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है दोस्तों। विश्व में 44 देश भू आवेशी मतलब स्थल रुद्ध देश दोस्तों। सबसे बड़ा भू आवेशित देश आपका कजाकिस्तान है दोस्तों। दोहरे भू आवेशित देश लिचेस्टीन एवं उज्बेकिस्तान है। मध्य यूरोप के पेनोनियन बेसिन में स्थित हंगरी एक स्थल रुद्ध देश है दोस्तों। यह अल्पस पर्वत श्रेणी से घिरा हुआ है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हम लोग 74 देखते हैं। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है दोस्तों? आप सभी जानते होंगे। ये आपका देव प्रयाग पे मिलती है। कहाँ पे दोस्तों? देव प्रयाग पे मिलके अलकनंदा और भागीरथी गंगा में मिलती है, उसे हम लोग देव प्रयाग के नाम से जानते हैं दोस्तों। देखिए अलकनंदा एवं भागीरथी नदियों का संगम पर स्थित है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? देव प्रयाग। देखिए विष्णु प्रयाग दोस्तों अलकनंदा नदी और धौली गंगा के संगम पर स्थित है। देखिए उत्तराखंड में पंच प्रयाग है दोस्तों। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग दोस्तों। चलिए हम लोग चलते हैं आगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आप लोग 75 देखिए। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है दोस्तों? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है दोस्तों। कहाँ पे स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। चलिए ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है ग्रेट विक्टोरिया दोस्तों। और एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल आपका गोबी है दोस्तों। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछ लिया जाए तो आपका गोबी मारिएगा। यहाँ पर कई छोटे घास के मैदान एवं छोटे रेतीले पहाड़ एवं लवणीय झील भी पाई जाती है दोस्तों। दक्षिणी एशिया का एकमात्र मरुस्थल
थार मरुस्थल कहाँ का है दोस्तों? दक्षिण एशिया का। थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है दोस्तों। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार मरुस्थल है दोस्तों। आटाकामा मरुस्थल साथियों दक्षिण अमेरिका में स्थित वे जो खनिज संपदा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आपका आटाकामा मरुस्थल कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर चलते हैं 72 दोस्तों। 72 देखिए, 76 क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों। भारत एशिया किस भाग में स्थित है दोस्तों? तो भारत एशिया के पूर्वी एशिया भाग में स्थित है। किसमें दोस्तों? भारत एशिया के किस भाग में दोस्तों? पूर्वी में नहीं है दोस्तों, सॉरी, आपका दक्षिण एशिया में दोस्तों। कहाँ पे? दक्षिण एशिया में नीचे है दोस्तों। आप लोग देखिएगा दक्षिण में आपका पड़ता है भारत एशिया स्थित है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, बेल्ट, डाउन, पंपास आदि शब्द से संबंधित है दोस्तों। ये सब घास के मैदान है दोस्तों। कौन से क्या है? घास के मैदान से इसे इंडिकेट किया जाता है दोस्तों। चलिए कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उसको भी हम लोग जानते हैं। देखिए, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को कहा जाता है और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को कहा जाता है दोस्तों। पंपास अर्जेंटीना के घास के मैदान को कहा जाता है। बेल्ट, डाउन्स, पंपास, पेरी, स्टेपी, पुस्ताच आदि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है दोस्तों। किस तरह का घास का मैदान? शीतोष्ण कटिबंधीय दोस्तों। पुस्ताच घास के मैदान जो है हंगराम कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? हंगराम किसे कहते हैं? पुस्ताच घास के मैदान को। कैटरबरी घास के मैदान को न्यूजीलैंड में स्थित है। कैंटरबरी कहाँ है? तो न्यूजीलैंड में। वेनेजुला घास के मैदान को लानोज भी कहते हैं दोस्तों। पर पेरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका के गेहूं उत्पादन के लिए विख्यात है दोस्तों। चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर। 78 देखिए, राष्ट्रीय जलमार्ग 4 को किस वर्ष राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था दोस्तों? इसे किया गया था दोस्तों 2008 में घोषित किया गया था। कब दोस्तों? राष्ट्रीय जलमार्ग NH4 को किस वर्ष राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किया गया था? 2008 में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि मारियाना गर्त डैश में स्थित है। मारियाना गर्त कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? मारियाना गर्त आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। आप लोग याद कर जाइएगा इसको। मारियाना गर्त को ही चिलंजर गर्त कहते हैं दोस्तों। विश्व का सबसे गहरा गर्त है। इसकी गहराई दोस्तों 11,022 मीटर है दोस्तों। मारियाना गर्त की लंबाई जो गहराई है दोस्तों। प्रशांत महासागर की आकृति त्रिभुजाकार है दोस्तों। प्रशांत महासागर में के दोनों तटों पर वलित पर्वतों का श्रृंखलाएं भी पाए जाते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग जावा ट्रेच हिंद महासागर में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे जावा ट्रेच कहाँ पे है तो हिंद महासागर में स्थित है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 80 है दोस्तों। 80 में बोला गया कावेरी नदी का बेसिन निम्नलिखित में किस राज्य तक नहीं फैला हुआ है दोस्तों? कावेरी नदी का बेसिन किस राज्य तक नहीं फैला हुआ है? तो देखिए, कावेरी आपका तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इनमें से ये ऑप्शन दिया गया। तो आप लोग इन्हीं तीनों में से खोजना किस राज्य में नहीं फैला गया है। तो आपका कर्नाटक में फैला गया, महाराष्ट्र में फैला गया और दोस्तों तमिलनाडु में फैला गया। लेकिन आंध्र प्रदेश में ये आपका नहीं फैला गया है, ये याद रखिएगा। देखिए कहाँ कहाँ फैला गया था, आपको हम एक बार फिर से बताते हैं। ये दोस्तों कावेरी नदी वैसे आंध्र प्रदेश राज्य में नहीं फैला हुआ है। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कोडागु कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है और दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है दोस्तों। कावेरी नदी भारत के एक बड़ा जलप्रपात बनाती है जिसे शिव समुद्रम के नाम से भी जाना जाता है। और हेमावती, लोका पावनी, हेरांगी, सिमसा और अकरावती बाएं तट से तथा दक्षिण लक्ष्मण तीर्थ, कामिनी, सुवर्णवती, भवानी, अमरावती ये सब दाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियां हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। इसकी लंबाई कावेरी की दोस्तों 800 किलोमीटर है दोस्तों, इंडिया में प्रवाहित होती है। चलिए हम लोग 81 देखते हैं। काली मिट्टी उगाने के लिए आदर्श मानी जाती है दोस्तों। तो चावल दोस्तों, जूट, ऐसे तो काली मिट्टी में दोस्तों जूट उगाई जाती है। आपका जूट ही सॉरी दोस्तों कपास उगाई जाती है। किसको? कपास को हम काली मिट्टी में उगाते हैं। इनमें से कोई नहीं इसमें आंसर होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए। 82 क्षेत्रफल की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों? तो आपका
अलास्का है। कौन सा है दोस्तों? अलास्का। संयुक्त राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो अलास्का दोस्तों। चलिए इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। 3 बड़े राज्य अमेरिका के कौन कौन है? देखिए अलास्का पहला हो गया, फिर टेक्सास, फिर कैलिफोर्निया और मोन्टाना दोस्तों। क्षेत्रफल के योग में बड़ा है दोस्तों ये। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा शहर नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? तो देखिए आपका जो डिब्रूगढ़ है दोस्तों, ये आपका नदी के तट पर नहीं बसा हुआ, नहीं तो तेजपुर दोस्तों। आपका सिलचर जो है दोस्तों असम में, ये ब्रह्मपुत्रा नदी पे बसा हुआ है दोस्तों। कहाँ पे? असम में दोस्तों, बराक नदी पर। ब्रह्मपुत्रा पे सिलचर नहीं है दोस्तों, बराक नदी पर है, 118 किलोमीटर दूर स्थित है दोस्तों। डिब्रूगढ़ जो है और तेजपुर दोस्तों, ये ब्रह्मपुत्रा नदी के तट पर स्थित है। लेकिन यहाँ पूछा गया कौन सा शहर नदी के तट पर स्थित है? तो तट पर दोस्तों आपका सिलचर स्थित है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 84 देखिए, लेटेराइट मृदा में निम्नलिखित में किस रसायन की कमी पाई जाती है दोस्तों? तो आपका सिलिका की कमी पाई जाती है लेटेराइट मृदा में दोस्तों। किसकी कमी पाई जाती है? सिलिका की दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आप 85 देखिए। 85 में बोला जा रहा है, कौन ओडिशा के जिलों में फैले ज्वारनद स्वरूप के साथ खारे पानी की एक झील उथला लेगून है दोस्तों? तो आप लोग जानते होंगे ये चिल्का झील है दोस्तों। कौन सा? चिल्का झील। चलिए कुछ हम लोग झील के बारे में जान लेते हैं। चिल्का झील उत्तरी सरकार तट में अवस्थित भारत की सबसे बड़ी लेगून खारे पानी की झील है। यह रामसर आंध्र भूमि सूची के अंतर्गत शामिल है दोस्तों। यहाँ पाए जाने वाले संकटग्रस्त जीवों में ग्रीन सी टनल, इरावदी डॉल्फिन, ट्यूगोंग, ब्लैकबक फिशिंग केट प्रमुख है दोस्तों। भारत में सबसे मीठे पानी की झील बुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है दोस्तों। पिछोला झील राजस्थान में स्थित है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए। क्वेश्चन नंबर 86 आपका है दोस्तों, 86 में आपका हो गया है, भारत किन राज्यों में आपको सियांग और लोहित नदियां मिलेगी? भारत के किन राज्यों में सियांग और लोहित नदियां मिलेगी दोस्तों? ये आपका मिलेगा अरुणाचल प्रदेश और असम में दोस्तों। सियांग आपका अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों और लोहित आपका असम में है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, कौन सी नदी मृदा ढक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों को क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर विकसित होती है? उसे कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम लोग लाल मृदा कहते हैं दोस्तों। फिर से देखिए, कौन सी मृदा ढक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टान पर विकसित होती है? उसे हम लोग लाल मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? लाल मृदा। लाल मृदा दोस्तों देखिए मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, छोटा नागपुर का पठार और मेघालय के क्षेत्रों में पाई जाती है। लाल मिट्टी अत्यंत रंध्र युक्त होती है। लाल मिट्टी में लोहे की ऑक्साइड उपस्थिति के कारण लाल होता है। लाल मिट्टी में लोहा एल्युमिनियम तथा चूने की अंश अधिक होता है। तो लाल मिट्टी नाइट्रोजन तथा फॉस्फोरस की कमी पाई जाती है। लाल मिट्टी में किसकी कमी पाई जाती है? नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की दोस्तों। लाल मिट्टी अत्यधिक निक्षालित मिट्टी होती है। कैसी होती है? निक्षालित दोस्तों। उसका उपजाऊ मिट्टी पानी में बह जाता है दोस्तों। सिंचाई के द्वारा लाल मिट्टी तंबाकू, बाजरा, तीसी, दलहन, गेहूं आदि खेती की जा सकती है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 88 देखिए, गंगा का निचला मैदान भारत के निम्न में किस पड़ोसी देश का विस्तृत है दोस्तों? तो ये आपका बांग्लादेश का हो जाएगा। कहाँ किसका होगा निचला मैदान दोस्तों? बांग्लादेश का। नीचे में कहाँ? जहाँ गंगा नदी अपनी पानी को गिराती है दोस्तों, अंत होती है जहाँ बांग्लादेश में दोस्तों। इसे हम लोग पद्मा के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 89 में हो जाएगा दोस्तों। भारत में शुष्क भूमि की कृषि मुख्य रूप से डैश कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सीमित है दोस्तों। तो ये आपका शुष्क भूमि कृषि जो है दोस्तों 75 सेमी होती है। कितनी दोस्तों? 75 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है। चलिए हम लोग, और अल्प वर्षा के क्षेत्र में 50 से कम वर्षा वाला क्षेत्र कहलाते हैं दोस्तों। अधिक वर्षा वाला क्षेत्र 200 सेमी से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को कहते हैं। भारत लेह में सबसे कम वर्षा होता है। कहाँ पे दोस्तों? लेह में। चलिए हम लोग आगे
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन देखिए 90 नंबर दोस्तों, किस नदी प्रणाली में इसके घटकों में एक के रूप में लोहित नामक नदी है दोस्तों। किसे पढ़िए, निम्नलिखित में किस नदी प्रणाली में इसके घटकों में से एक के रूप में लोहित नामक नदी है दोस्तों। तो ये ब्रह्मपुत्रा हो जाएगा दोस्तों। कौन में किस में होगा, आप लोग जानते हैं ब्रह्मपुत्र से, ये असम में पड़ती है। लोहित नदी को खून का नदी भी कहा जाता है। लोहित नदी को दोस्तों क्या कहते हैं हम लोग, खून का नदी भी दोस्तों। भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं दोस्तों हम लोग। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के निकट आंगसी ग्लेशियर चोमायुंगडुंग से निकलती है। ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियां भरेली, मानस, दिबांग, लोहित, धनसिरी, कपिला, पगलादिया आदि है दोस्तों। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी गुफित जलमार्ग बनाती है, जिससे मांजुरी नामक नदी द्वीप स्थित है दोस्तों। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा का नाम जमुना है दोस्तों। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा का नाम क्या है, जमुना दोस्तों। 91 देखिए, जनसंख्या की वहन क्षमता इसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है दोस्तों, तो ये जनसंख्या वृद्धि दर को वहन क्षमता कहते हैं दोस्तों। किसे कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि दर को दोस्तों। सॉरी दोस्तों, वृद्धि दर को नहीं कहते हैं आप, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो सीमित साधन द्वारा। किसके द्वारा, सीमित साधन द्वारा किया जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 92 देखिए, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के कुल महिला साक्षरता दर क्या है दोस्तों, तो महिला साक्षरता दर बिहार में दोस्तों 51.5% है दोस्तों। इनमें से कोई आपका नहीं होगा। चलिए, बिहार में साक्षर दर 61.8 है दोस्तों। अब बिहार में पुरुष साक्षरता दर अगर पूछ लिया जाए तो 71.2% है दोस्तों। अब बिहार में महिला साक्षरता दर 51.5 है दोस्तों। और सर्वाधिक साक्षर जिला अगर पूछ लिया जाए तो रोहतास होगा दोस्तों, 73.37% है दोस्तों। सर्वाधिक साक्षर जिला दोस्तों। और बिहार में सबसे कम साक्षर दर वाला जिला अगर पूछ लिया जाए तो पूर्णिया आपका आएगा। सबसे कम साक्षर वाला जिला पूर्णिया दोस्तों। बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षर जिला रोहतास है दोस्तों। और न्यूनतम महिला साक्षर जिला आपका सहरसा है। न्यूनतम महिला साक्षर दर कहाँ पे है दोस्तों, सहरसा में है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है दोस्तों, तो ये आपका वेनेजुला है दोस्तों। कौन सा, वेनेजुला दोस्तों। कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है, तो वेनेजुला दोस्तों। कौन है, वेनेजुला। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 94 देखिए, 94 बोला जा रहा है, कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह को शुरू होकर वायुमंडल की परतों के सही क्रम है दोस्तों। देखिए, पहले आपका क्षोभ मंडल आएगा, फिर दोस्तों समताप मंडल आएगा, फिर मध्य मंडल, फिर ताप मंडल, फिर बहिर्मंडल दोस्तों। चलते हैं हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इसको याद कर लीजिए क्योंकि ये पूछा जाता है क्वेश्चन दोस्तों। 95 देखिए, स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम संबंधित देश का सही युग्म मिलान के मिल्पा दोस्तों। मिल्पा रोडेशिया आपका देखिए ये गलत है दोस्तों, युग्म सही पूछा गया है तो सही हमको खोजना है दोस्तों। लदांग मलेशिया आपका भी सही है दोस्तों। लदांग जो है मलेशिया में पाया जाता है, ये सही है। मिल्पा दोस्तों, मिल्पा कहाँ पाया जाता है ये भी आप लोग जानिए। मिल्पा दोस्तों आपका पाया जाता है इंडोनेशिया में दोस्तों। कहाँ पाया जाता है मिल्पा दोस्तों आपका मध्य अमेरिका और मैक्सिको में मिल्पा के नाम से जानते हैं दोस्तों। आज चेन्ना दोस्तों श्रीलंका में चेन्ना कहते हैं, बांग्लादेश को चेन्ना नहीं कहते, ये भी गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, यदि ग्रीनविच में दोपहर 12 है तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा दोस्तों। देखिए 15 डिग्री और 1 घंटा तो 30 डिग्री और 2 घंटा दोस्तों, तो 12 से 1 2 बज जाएगा आपका। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 97 देखिए, 97 बोला जा रहा है कि महासागरीय परपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं। महासागरीय परपट्टी के मुख्य खनिज घटक दोस्तों, तो महाद्वीपीय सागर होगा यहाँ पे दोस्तों। आपका महासागरीय परपट्टी के मुख्य खनिज में आपका सिलिका और मैग्नीशियम हो। क्या होगा दोस्तों, सिलिका और मैग्नीशियम दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। और देखिए सिलिका और एल्युमिनियम जो होता है ये दोस्तों महाद्वीपीय सागर में होता है। कहाँ पे, महाद्वीपीय सागर में दोस्तों।
चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, भारत खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र इसकी अवस्थितियाँ का सही युग्म क्या है दोस्तों? तो देखिए, भारत में खनिज तेल यानी पेट्रोलियम सबसे उत्पादन क्षेत्र सबसे पहले आपका सुरमा घाटी असम में हुआ था दोस्तों। आपका सी सही है दोस्तों, और आपका सी भी सही है दोस्तों। और लुनेज क्षेत्र गुजरात दोस्तों, ये भी सही है। केजी बेसिन बंगाल खाड़ी, आपका इनमें से एक से अधिक हो जाएगा दोस्तों। आपका लगभग आपका दोस्तों इसमें सभी सही है दोस्तों। लुनेज क्षेत्र गुजरात में पड़ता है दोस्तों, केजी बेसिन बंगाल खाड़ी में ये भी है, और सुरमा घाटी असम दोस्तों ये भी है आपका। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद मौसम में की जाती है दोस्तों? तरबूज, खीरा, खरबूज दोस्तों। आपका इनमें से सभी इसमें भी होगा दोस्तों, सभी का खेती किया जाता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, 100 में बोला जा रहा है भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा तंत्र सत्य है? तो देखिए, धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहा जाता है दोस्तों, ये भी आपका सही है। जानवर के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीके से में से एक है, ये भी आपका सही है दोस्तों। जानवर आपको बता देगा कि भागने लगते हैं, वहाँ से गायब होने लगेंगे दोस्तों, तो आपको समझ जाइए कि भूकंप आने की संभावना है। पी तरंगे देखिए, आपका अनुप्रस्थ तरंग है, ये भी आपका सही, आपका तीनों सही है दोस्तों, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए हम लोग पी तरंगें देखिए दोस्तों, ठोस द्रव गैसीय पदार्थों से होकर यात्रा कर सकती है। ये तरंगें अनुदैर्घ्य तरंगें होती है पी तरंगें दोस्तों। एस तरंगें अनुप्रस्थ तथा गौण होती है, प्रकाश तरंगों की भांति व्यवहार करती है, यह सिर्फ ठोस के माध्यम से ही चल सकती है। एस तरंगें दोस्तों। एल तरंगें जो है धरातलीय तरंगें होती है, पृथ्वी के ऊपरी भाग को ही प्रभावित करती है। एल तरंगें दोस्तों। एल तरंगें सबसे लंबा मार्ग तय करती है, इसकी गति अत्यंत धीमी होती है, परंतु धरातल पर इसका प्रभाव सर्वाधिक विनाशकारी होता है। एल तरंगें दोस्तों। भूकंप की तीव्रता मर्केली स्केल पर मापा जाता है दोस्तों। इस स्केल में मापन को 1 से 12 तक के अंकों के सहारे किया जाता है। रिएक्टर स्केल दोस्तों, भूकंप की तीव्रता का मापांक 1 से 9 अंकों तक किया जाता है रिएक्टर स्केल से दोस्तों। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है दोस्तों? देखिए, यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है, सही है दोस्तों। आपका यही सही है, यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है दोस्तों, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और लेक सुपीरियर दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं दोस्तों। 102 में बोला जा रहा है कि आकार और माप की समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है दोस्तों? इसे मंगल को मानते हैं, सॉरी दोस्तों, मंगल नहीं, शुक्र को मानते हैं। इसे शुक्र को। आकार और माप के समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 103 दोस्तों, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के मुख्य आधारित तत्व किसे माना जाता है दोस्तों? तो दोस्तों हम लोग इसे उच्चावच को भी नहीं मानेंगे। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण पूछा तो तापमान एवं वर्षा को मानेंगे। किसे मानेंगे? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के मुख्य आधारित तत्व किसे माना जाता है? तो तापमान एवं वर्षा पे को दोस्तों किसे माना जाता है? तापमान एवं वर्षा को दोस्तों। चलिए हम लोग देखिए, व्लादिमीर कोपेन 1900 ईस्वी में जलवायु वर्गीकरण का प्रथम प्रयास किया था दोस्तों। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के मुख्य 5 वर्गों में से 4 का आधार तापमान और 1 का आधार वर्षण है दोस्तों। जर्मनी के जलवायु विज्ञान कोपेन ने अपने वर्गीकरण 1918 और 1936 में परिवर्तन संशोधन किया दोस्तों। चलिए हम लोग थॉर्नवेट दोस्तों 1931 और संशोधित 1998 जलवायु वर्गीकरण के अनुसंधान पर पत्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया था। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 104 देखिए, बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना प्रतिशत धारण करता है दोस्तों? तो 3% दोस्तों लगभग पूछा गया है। देखिए इसे एक्चुअली अगर डाटा देगा तो 2.86% होता है दोस्तों, इसलिए लगभग में आपका 3% लिया गया है। यहाँ लगभग क्वेश्चन बोला भी गया है, इसलिए आपका 3% हुआ है। चलिए हम लोग आगे 105 देखते हैं।
भारत 1952 की राष्ट्रीय वन नीति उल्लेखित देश की कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का आच्छादित प्रतिशत कितना होना चाहिए दोस्तों? तो 33% होना चाहिए। चलिए हम लोग आगे की ओर पूछ करते हैं दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 106 दोस्तों, कौन सा स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है दोस्तों? तो देखिए स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम आपका पोडू भी है, दहिया भी है और दोस्तों बेवर भी है दोस्तों। आपका एक से अधिक इसमें आंसर होगा दोस्तों, सभी आपका स्थानीय कृषि का नाम है दोस्तों। पोडू और पेड़ा नाम स्थानीय कृषि का दोस्तों आंध्र प्रदेश में बोला जाता है। और दहिया देखिए, दहिया आपका बोला जाता है दीपा दोस्तों, दीपा भी दिया गया, दहिया दिया है ना दोस्तों। चलिए हम लोग आगे इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों। उत्तर पूर्वी राज्य में से झूम या झूमिंग कृषि के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 देखा जाए दोस्तों, अमेजन वर्षा में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया? अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है दोस्तों? उसे मोलाका कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मोलाका कहते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। इस मोलाकास में तिरछी छतें होती है जब तक ताकि वर्षा का पानी सपाट छतों की तुलना में अधिक सुगमता से शीघ्र नीचे गिर सके। अमेजन नदी बेसिन उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है दोस्तों। अमेजन बेसिन के लोगों द्वारा मुख्य भोजन के रूप में उगाई जाने वाली मेनियोक और टेपियोका है, जिसे कसावा भी कहा जाता है, जिसे आलू की तरह जमीन में उगाया जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए, ऐतिहासिक दक्षिणा पथ नामक क्षेत्र का विस्तार हुआ दोस्तों। दक्षिणा पथ नामक क्षेत्र का जो विस्तार हुआ ये आपका सतपुड़ा पर्वत से लेके विंध्याचल दोस्तों, नीलगिरी, लेकिन आपका हो जाएगा इसमें एक से अधिक दोस्तों। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से नीलगिरी मध्य हो जाएगा, फिर विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कावेरी नदी के मध्य और विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य दोस्तों। आपका एक से अधिक इसमें होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 109 दोस्तों। 109 क्या बोला जा रहा है? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक क्या कहलाता है दोस्तों? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक कहलाता है दोस्तों दिल्ली रिज, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियाँ दोस्तों। आपका बी होगा। क्या होगा? दिल्ली रिज और अरावली पर्वत श्रेणियाँ, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियाँ दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 110 देखिए, शीतकाल में उत्तर पश्चिम भाग में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल है दोस्तों। ये कहाँ पे है दोस्तों उत्पत्ति स्थल? तो आपका पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र में दोस्तों। शीतकाल में उत्तर पश्चिमी भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल आपका कहाँ पे है? पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय क्षेत्र दोस्तों, भूमध्य सागरीय पेटीय क्षेत्र दोस्तों। देखिए, पश्चिमी विक्षोभ भारतीय उपमहाद्वीप में जाड़े के मौसम में पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवेश करते हैं। शीतकाल में रात्रि का समय तापमान में वृद्धि विक्षोभ के आने का पूर्व संकेत माना जाता है। पश्चिम विक्षोभ अपने प्रवाह क्रम में भूमध्य सागर के अतिरिक्त कैस्पियन सागर में भी आर्द्रता ग्रहण करती है। पश्चिमी विक्षोभ रबी की फसलों के लिए अत्यधिक आवश्यक लाभदायक होते हैं। तो हिमालय के अधिकांश भागों में हिमपात पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। औसतन वार्षिक वर्षा 112 से 125 सेमी के बीच होता है भारत में दोस्तों। मर्सिडेना ने कहा कि विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती है। जेट प्रवाह की पश्चिमी शाखा भारत के शीतकालीन चक्रवात लाने में सहायक होता है, जेट प्रवाह, जिसे जेट स्ट्रीम के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए हम लोग ज्योग्राफी खत्म हुआ, अब हम लोग पॉलिटी 40 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 111 देखिए, न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर समाज की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा से भरे समाज का निर्माण करे।
किनका कथन है दोस्तों? तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कथन, किनका? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कथन है कि न्यायपूर्ण समाज हुआ है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा से भरे समाज का निर्माण करे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। आगे में बोला गया है शांति विरोधक प्रचार फ्रेडरिक नीत्शे निम्न में से किस देश का था दोस्तों? ये आपका जर्मनी का था दोस्तों। कहाँ का था? शांति विरोधी विचारक फ्रेडरिक नीत्शे किस देश से थे? जर्मनी से थे दोस्तों। चलिए और इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। फ्रेडरिक नीत्शे का जीवन काल 1844 ईस्वी में जन्म हुआ, 1900 ईस्वी तक रहा दोस्तों। फ्रेडरिक नीत्शे का मानना है कि सिर्फ संघर्ष ही सभ्यता की उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। ऑर्थर रसेल गणितज्ञ और दार्शनिक और सार्वजनिक मामले के विचारक थे। रसेल एक शांतिवादी थे जिन्होंने साम्राज्यवाद विरोध का समर्थन किया और इंडिया लीग की अध्यक्षता की दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 113 देखिए, कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों के निर्देश करता है दोस्तों? कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों के लिए निर्देश करता है? अनुच्छेद 40 दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 114 देखना है, किस वर्ष सरकरिया आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संतुष्टि का आधार दिया गया है अपना प्रतिवेदन जमा किया दोस्तों? ये किया था 1988 में दोस्तों। कब किया गया था दोस्तों? तो 1988 में प्रतिवेदन ये अपना जमा किया गया था। इसलिए आपका इनमें से कोई नहीं होगा। आप लोग याद रखिए कब प्रतिवेदन रिपोर्ट अपना सौंपा था? 1988 में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 280 में दोस्तों। किसमें किया गया? 280 में। चलिए हम लोग चलते हैं। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष अरविंद पगड़िया को बनाया गया है दोस्तों। अभी 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं और 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अगर पूछे तो आप लोग YB रेड्डी को बताइएगा। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के लिए किया जाता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 116 देखते हैं। पर्यावरण कार्यकर्ता केन सारो बीबा, पर्यावरण कार्यकर्ता केन सारो बीबा जिन्हें 1995 में फांसी दे दी गई, कहाँ के थे दोस्तों? ये थे नाइजीरिया के दोस्तों। कहाँ के थे? नाइजीरिया के थे दोस्तों। आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए नाइजीरिया के थे। केन सारो बीबा जीवन काल 10 अक्टूबर 1941 शुरू होता है, 10 नवंबर 1995 तक चलता है दोस्तों। केन सारो बीबा नाइजीरिया के अगोनी प्रांत के निवासी थे। किस प्रांत के दोस्तों? अगोनी प्रांत के। 1950 में नाइजीरिया के अगोनी प्रांत में कच्चा तेल पाया गया। जल्द ही तेल को लेकर अगोनी प्रांत राजनीतिक षड्यंत्र, पर्यावरणीय समस्या और भ्रष्टाचार के जाल में जकड़ गया दोस्तों। 1980 के दशक में केन सारो बीबा एक लेखक, पत्रकार और टेलीविजन निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। केन सारो बीबा ने देखा कि तेल और गैस उद्योग ने अगोनी किसानों के पैरों के नीचे दबे खजाने को लूट लिया और बदले में उनकी जमीन को प्रदूषित और किसानों को बेघर कर दिया। केन सारो बीबा ने अपने चारों ओर होने वाली इस शोषण को प्रतिक्रिया दर्ज की। केन सारो बीबा ने अगोनी प्रांत के शोषण के विरुद्ध एक अहिंसक राजनीतिक आंदोलन का नेतृत्व किया। इस आंदोलन का नाम मूवमेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ अगोनी पीपल था। इस आंदोलन की शुरुआत 1990 ईस्वी में की गई। यह आंदोलन इतना असरदार हुआ कि तेल कंपनियों 1993 तक अगोनी से भागना पड़ गया, जिसके कारण इन्हें फांसी की सजा हुई दोस्तों। तेल कंपनी इन्हें फंसा दिया था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 117 दोस्तों। नागरिकता और सामाजिक वर्ग किसकी रचना है? नागरिकता और सामाजिक वर्ग किसकी रचना है दोस्तों? तो ये आपका मार्टिन लूथर जूनियर का। किनकी रचना है? सॉरी दोस्तों, मार्टिन लूथर जूनियर का नहीं है, ये तो गलत है, ये अमेरिका के थे। TH मार्शल का दोस्तों। नागरिकता देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 117 था नागरिकता और सामाजिक वर्ग किसकी रचना थी? तो TH मार्शल की थी। किसकी थी दोस्तों? TH मार्शल की थी।
चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 118 देखते हैं दोस्तों। धन विधेयक पेश किया जाता है केवल लोकसभा में। कहाँ पेश किया जाता है? केवल लोकसभा में दोस्तों। चलिए 119 देखते हैं हम लोग। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिकता सेवा अधिकारी कौन होता है दोस्तों? केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी दोस्तों, ये आपका मंत्रिमंडल, सॉरी दोस्तों, भारत क्या बोला गया? केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होता है। कौन होता है? मंत्रिमंडल सचिव दोस्तों। केंद्र सरकार में उच्चतम न्यायिक सेवा अधिकारी कौन होते हैं? तो मंत्रिमंडल सचिव दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। 120 देखिए। कौन भारत के संविधान सभा में मौलिक अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों? उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे दोस्तों। कौन थे? जेबी कृपलानी दोस्तों। आप लोग इसे याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। उस समिति और अध्यक्ष हम लोग जान लेते हैं। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो एस.सी. मुखर्जी अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। 121 में बोला जा रहा है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन लघु संविधान भी कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 144 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखेंगे दोस्तों। 122 भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों पर शिक्षा संस्थानों की स्थापना प्रशासन करने का अधिकार निर्देशित करता है दोस्तों? तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों। तो आपका ये करता है साथियों अनुच्छेद 30 दोस्तों। कौन करता है? अनुच्छेद 30 दोस्तों। फिर से एक बार पढ़ लिया जाए क्वेश्चन को। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार निर्देशित करता है? अनुच्छेद 30 दोस्तों। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 29 क्या होता है, तो अल्पसंख्यकों वर्गों भाषा, लिपि और संस्कृति के हितों का संरक्षण का वर्णन करता है अनुच्छेद 29 में दोस्तों। 28 में आपका दिया गया है शिक्षण संस्थाओं, धार्मिक शिक्षा एवं धार्मिक उपासना पर प्रतिबंध लगाया जाता है दोस्तों। और 27 में धार्मिक अभिवृद्धि के लिए व्यय धनराशि पर कर से छूट का प्रावधान किया गया 27 अनुच्छेद में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 में बोला गया है साथियों, 123 में बोला गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के ए में किस वर्ष समावेश किया गया? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के ए को किस वर्ष में समावेशित किया गया? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 को दोस्तों। किस संविधान में संशोधन? 86वां दोस्तों। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 124 देखते हैं। 124 में बोला जा रहा है दोस्तों, कौन मंत्रिपरिषद और भारत के राष्ट्रपति के बीच संचार का माध्यम होता है दोस्तों? तो मंत्रिपरिषद और भारत के राष्ट्रपति के बीच संचार का माध्यम जो होते हैं वो दोस्तों आपका हो जाएगा इनमें से मंत्रिपरिषद और भारत के राष्ट्रपति के बीच संचार का माध्यम दोस्तों आपका प्रधानमंत्री होते हैं। दोनों के बीच का संचार का माध्यम कौन था? प्रधानमंत्री दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 125 देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को अंग्रेजी के साथ आधिकारिक सरकारी भाषा माना गया दोस्तों? अनुच्छेद 343 में दोस्तों। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 343 में दोस्तों। चलिए हम लोग संविधान के भाग 17 में दिया गया अनुच्छेद 317 351 तक राजभाषा का विषय में वर्णन किया गया दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हिंदी दिवस दोस्तों आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। 126 देखिए। डैश हर चीज़ की या तो कीमत होती है या गरिमा। जिसकी कीमत होती है उसकी जगह उसके समतुल्य कोई दूसरी चीज़ भी रखी जा सकती है। इसके विपरीत जो तमाम कीमतों से ऊपर हो, जिसका कोई समतुल्य ना हो,
उसकी गरिमा होती है। यह कथन किस विचारक का है दोस्तों? तो यह कथन जो है आपका है दोस्तों जॉन इमैनुअल कांट का। किनका ये कथन है दोस्तों? इमैनुअल कांट का दोस्तों। फिर से एक बार देखिए, इमैनुअल कांट ने हर चीज़ की या तो कीमत होती है या गरिमा, जिसकी कीमत होती है उसकी जगह उसके समतुल्य कोई दूसरी चीज़ भी रखी जा सकती है। इसके विपरीत जो तमाम कीमतों से ऊपर हो उसका कोई महत्व समतुल्य ना हो, उसकी गरिमा होती है। यह कथन किनका है? इमैनुअल कांट का दोस्तों। देखिए, इमैनुअल कांट का कहना था दोस्तों, अन्य प्राणियों से अलग मनुष्य की एक गरिमा होती है। कांट ने इस कथन का यह मतलब है कि हर मनुष्य की गरिमा, अतः उसके साथ गरिमापूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए। कांट के विचार कहता है कि मनुष्य अशिक्षित हो सकता है, गरीब या शक्तिहीन हो सकता है, वह बेईमान अथवा अनैतिक भी हो सकता है, फिर वह एक मनुष्य है, अतः न्यूनतम ही सही लेकिन प्रतिष्ठा पाने का हकदार है। जॉन रॉल्स कहते हैं दोस्तों, 1921 से 2002 के बीच जॉन रॉल्स बोले थे कि अमेरिकन चिंतक थे दोस्तों। उन्होंने सामाजिक न्याय का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। जॉन रॉल्स, सामाजिक न्याय का सिद्धांत जॉन रॉल्स। जॉन स्टुअर्ट मिल बोले 19वीं शताब्दी के ब्रिटिश विचारक थे दोस्तों। स्टुअर्ट मिल को मुख्य रूप से अभिव्यक्ति स्वतंत्रता सिद्धांत के लिए जाना था, जॉन स्टुअर्ट मिल को दोस्तों। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 127 देखिए, प्रथम पिछड़ा आयोग की अध्यक्षता डैश के द्वारा किया गया था दोस्तों। काका केलकर के द्वारा किया गया था प्रथम पिछड़ा आयोग की अध्यक्षता दोस्तों। अब प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता कब हुई थी ये भी जानिए। 29 जनवरी 1953 को प्रथम अध्यक्षता में काका कालेकर साहब की हुई थी दोस्तों। फिर देखिए 1 जनवरी 1969 दोस्तों 80 में एक कम बीपी मंडल की अध्यक्षता में मंडल आयोग की गठन किया गया था। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 128 देखिए, नाइजीरिया को स्वतंत्रता कब मिली दोस्तों? 1960 में नाइजीरिया को स्वतंत्रता मिली। कब दोस्तों? 1960 में 1 अक्टूबर 1960 को दोस्तों ब्रिटेन द्वारा नाइजीरिया को स्वतंत्र किया गया। 1 अक्टूबर 1963 को नाइजीरिया संघीय गणतंत्र के रूप में अस्तित्व में आया दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद यह उल्लेखित है कि प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करेंगे और सत्र और समन के कारणों से संसद की अवगत कराएंगे। ये आपका दिया गया है दोस्तों 87 का 1 में दोस्तों। किसमें दिया गया? 87 का 1 दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते दोस्तों। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद यह उल्लेखित है कि प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करेंगे और सत्र और समन के कारणों से संसद को अवगत कराएंगे। 87 के अनुच्छेद 87 का 1 में दिया गया दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 130 दोस्तों। 130 में बोला जा रहा है कि भारत के संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य को परिभाषित करता है दोस्तों? तो राज्य को परिभाषित करता है दोस्तों, तो ये आपका अनुच्छेद 12 दोस्तों, 12 से 35 है। देखिए इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। इसमें राज्य का वर्णन किया गया है। राज्य में संघीय सरकार एवं राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन और अन्य प्राधिकारी भी आते हैं। मूल अधिकार उल्लंघन की दशा में सीधे उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 एवं उच्चतम न्यायालय 32 अनुच्छेद 32 में जाया जा सकता है। 16 में नौक नियोजन के विषय में अफसर की क्षमता का उल्लेख किया गया। 18 में उपाधियों का अंत का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 22 में कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण का वर्णन किया गया दोस्तों। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। 131 देखिए, सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुई थी दोस्तों? तो 1993 में दोस्तों। कब निर्मित हुई थी? सॉरी दोस्तों, देखिए निर्मित हुई थी पूछा है, 93 में तो लागू हो गया था। फिर से पढ़िए क्वेश्चन। सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में किस वर्ष निर्मित हुई थी? तो 1992 दोस्तों। किस वर्ष में? 1992 में।
इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी को 27% आरक्षण का वैधता प्रदान किया था दोस्तों, उस समय ये जज थे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर हम लोग 132 देखेंगे दोस्तों। 132 में बोला जा रहा है सूची 1 सूची 2 को मिलाना दोस्तों। विशेष विवाह अधिनियम दोस्तों, पहले आप लोग जो जानते हैं सो मानिए। दहेज निषेध अधिनियम आपका 1961 में आएगा दोस्तों। चलिए समान परिश्रम अधिनियम आपका कब आएगा, आप लोग जल्दी से बताइए। विशेष विवाह अधिनियम दोस्तों ये आपका 1954 में आया था। कब दोस्तों, 1954 में। 1954 विशेष विवाह अधिनियम था। और देखिए दहेज भी जान रहे हैं हम लोग 1961 हुआ। समान परिश्रम अधिनियम ये 1976 में था दोस्तों। समान परिश्रम अधिनियम 1976 में दोस्तों। कब, 1976 में। नारी और अवशिष्ट प्रतिनिधि प्रतिषेध अधिनियम 1986 दोस्तों। ये कब हुआ, 1986 में। चलिए हम लोग एक बार फिर से इसको याद करते हैं। विशेष विवाह अधिनियम आपका 1954 में आया दोस्तों। 1954 में विशेष विवाह अधिनियम 1954 में। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में दोस्तों। और नारी अवशिष्ट प्रतिनिधित्व अधिनियम दोस्तों 1986 में आया। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 133 देखते हैं दोस्तों। कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा को मिलने से बहुत पहले स्वीकार कर लिया था? तो दोस्तों आपका इसमें एक से अधिक होगा। तो स्वतंत्रता समानता का अधिकार भी पहले स्वीकृत हो गया था। अल्पसंख्यक अधिकारों का संरक्षण भी और सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार भी दोस्तों आपका सभी सही है इसमें दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 134 देखते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में किस मुक्ता किसे आश्वासित करता है दोस्तों? तो देश की एकता अखंडता, नागरिक को न्याय, उसकी स्वतंत्रता और समानता, व्यक्ति की गरिमा दोस्तों। तो आपका एक से अधिक होगा इसमें भी दोस्तों। देश की एकता अखंडता बंधुत्व जो प्रस्तावना में दिया गया, देश की एकता अखंडता और न्याय के, नागरिकों के न्याय, उनकी स्वतंत्रता का समानता, फिर व्यक्ति की गरिमा दोस्तों। एक से अधिक इसमें भी दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 देखिए। किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है दोस्तों? किसने कहा कि भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो दोस्तों ये बोला ए.वी. रमन्ना दोस्तों। कौन बोले थे? ए.वी. रमन्ना दोस्तों। ये बोले थे कि भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमे से ग्रसित है। न्यायमूर्ति ए.वी. रमन्ना भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों। जस्टिस ए.वी. रमन्ना कथन है कि राजनीतिक दलों को लगता है कि न्यायपालिका को उनके कार्यों का समर्थन करना चाहिए, लेकिन उन्हें समझना चाहिए न्यायपालिका संविधान के प्रति जवाबदेह है। जस्टिस ए.वी. रमन्ना अपने प्रखर विचार के कारण चर्चित थे। उन्होंने न्यायालय को कहा कि निष्पक्ष रहें। देश की अदालतें कुछ स्थितियों में निभाए विपक्ष की भूमिका। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई के अयोध्या विवाद वाली 5 जजों की खंडपीठ के अध्यक्ष में भारत 46वें मुख्य न्यायाधीश उस समय थे दोस्तों। जो रंजन गोगोई अयोध्या विवाद में 46वें मुख्य न्यायाधीश वो थे दोस्तों। दीपक मिश्रा भारत के 45वें मुख्य न्यायाधीश थे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 136 देखिए। भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम कौन है दोस्तों? परमश्री बिमल पटेल दोस्तों। ये करेंट है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी की मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत कितना है दोस्तों? तो इसकी आबादी प्रतिशत दोस्तों आपका 10 से 15% है दोस्तों। कितना? 10 से 15% दोस्तों। फिर से देखिए, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी की मतदाताओं की प्रभावी प्रतिशत कितना? 10 से 15% है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 देखिए। बास्क यूरोप के किस देश की अंतर्गत एक स्वशायत क्षेत्र है दोस्तों? तो ये है दोस्तों आपका फ्रांस के अंतर्गत नहीं है दोस्तों। ये स्पेन के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? स्पेन के अंतर्गत दोस्तों। ये सब आपका गलत है दोस्तों। बास्क जो है
यूरोप के किस देश के अंतर्गत एक स्वशायद क्षेत्र है? तो स्पेन के दोस्तों। बास्क स्पेन के पूर्वोत्तर भाग में है। बास्क स्पेन का एक पहाड़ी और समृद्ध क्षेत्र है। इस क्षेत्र को स्पेन की सरकार ने स्पेन राज्य संघ के अंतर्गत स्वशायद क्षेत्र दर्जा दिया गया है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 में बोला जा रहा है कि सामुद्रिक भारतीय नागरिकता KOCI योजना भारत के निम्न किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी दोस्तों? सामुद्रिक भारतीय नागरिकता। दोस्तों ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 में दिया गया था। सामुद्रिक, यहाँ पे ये पकड़ना है, समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता। दोस्तों क्या दिया गया? समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता योजना भारत के निम्न किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों ये किया गया है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 में दोस्तों। चलिए हम लोग 140 देखते हैं। कौन सा भारत के कठोर जाति व्यवस्था को लोप होने के मुख्य कारण के रूप में माना जाता है दोस्तों? कौन सा भारत के कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने के मुख्य कारण के रूप में माना जाता है? तो ये दोस्तों सामाजिक सुधार एवं आर्थिक विकास, संविधान तथा उसकी आधारभूत संरचना दोस्तों आपका होगा दोस्तों। एक से अधिक दोस्तों इसमें होगा। साक्षरता और शिक्षा विकास ये भी होगा। कठोर जाति व्यवस्था का लोप होने का कारण दोस्तों सामाजिक सुधार और आर्थिक विकास ये भी होगा। और संविधान तथा इसकी आधारभूत संरचना दोस्तों एक से अधिक इसमें होगा दोस्तों। चलिए आप लोग आगे देखिए। भारत के केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय के निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ दोस्तों? भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय किस वर्ष निर्मित हुआ था? तो दोस्तों ये 2004 में निर्मित हुआ था। कब दोस्तों? 2004 में। देखिए पंचायती राज मंत्रालय पंचायती राज संस्थाओं को संबंधित सभी मामलों को देखता है दोस्तों। संविधान सभा में पंचायती राज व्यवस्था का प्रसिद्ध समर्थन गांधीवादी अर्थशास्त्री श्री मन्नार अग्रवाल ने किया था दोस्तों। पंचायती राज संविधान की नीति तथ्य के भाग के 40 में दिया गया है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया है। पंचायती राज जिसमें अनुच्छेद 243 से 243(9) यानी ओ के अंतर्गत भाग 9 में प्रावधान किया गया दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को भी मनाते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं। कौन विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज है दोस्तों? ये भविष्य का रॉबर्ट ओवन बोलते थे। कौन दोस्तों? सॉरी दोस्तों, रॉबर्ट ओवन नहीं बोलते थे। कौन विश्वास करता था कि एक सामाजिक समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज है? तो ये कार्ल मार्क्स का स्टेटमेंट किनका था दोस्तों? कार्ल मार्क्स का था। कार्ल मार्क्स आधुनिक सामाजिक विचारकों का प्रणेता माने जाते हैं। कार्ल मार्क्स समाजवाद के सिद्धांतों, उद्देश्यों तथा उनकी संपत्ति की ऐतिहासिक अनिवार्यता एवं प्राप्ति के तरीकों को नए समाजवाद के रूपरेखा प्रस्तुत किए थे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 143 है दोस्तों कि इनमें कौन दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक है दोस्तों? सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक कौन लिखे थे तो जॉन जैन रूसो दोस्तों। सोशल कॉन्ट्रैक्ट इनकी पुस्तक थी। जैक्स रूसो की पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थी दोस्तों। किसकी थी? रूसो की पुस्तक दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन आगे में क्या दिया गया है? कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है दोस्तों? तो अपने बच्चों को शैक्षणिक अवसर प्रदान करना, प्राकृतिक पर्यावरण सुरक्षित करना दोस्तों। तो आपका एक से अधिक हो जाएगा दोस्तों। देश की एकता अखंडता को कायम रखना दोस्तों, आपका डी होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 145 देखिए, आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया दोस्तों? तो 1801 में। कब मिलाया गया था दोस्तों आयरलैंड को? आप लोग जल्दी से बताइए। तो 1801 में इसको जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में मिला लिया गया था दोस्तों। और इंग्लैंड स्कॉटलैंड के बीच एक एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 146 देखिए, श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ दोस्तों? श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र हुआ। 4 फरवरी 1948 को स्वतंत्र राष्ट्र बना दोस्तों। 4 फरवरी
1948 दोस्तों स्वतंत्र हुआ था दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है? तो दोस्तों ये राष्ट्रपति कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? राष्ट्रपति दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं। किस अधिनियम ने भारत की संघीय प्रणाली की नींव रखी दोस्तों? किस अधिनियम ने भारत की संघीय प्रणाली की नींव रखी? तो दोस्तों संघीय प्रणाली की नींव जो रखी थी वो आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 है दोस्तों। कौन है? भारत सरकार अधिनियम 1935 दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 देखिए। ओल्गा टोलिस बनाम बम्बई नगर निगम 1985 के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय निम्न से किसकी गारंटी की बात की दोस्तों? जीने का अधिकार दोस्तों। किसकी बात की थी? जीने का अधिकार दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 150 है दोस्तों। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने, अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है दोस्तों? तो 75 दिनों के भीतर दोस्तों। कितने दिनों के भीतर? देखिए फिर से क्वेश्चन पढ़िए। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना चाहिए? तो 75 दिनों के भीतर दोस्तों। देखिए वित्त विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया अनुच्छेद 117 में बताई गई है। अनुच्छेद धन विधेयक का परिभाषा अनुच्छेद 110 में, 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया से संबंधित है। प्रक्रिया से धन विधेयक प्रक्रिया से संबंधित 109 है दोस्तों। वित्त विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, लेकिन वित्त विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है दोस्तों। वित्त विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। धन्यवाद दोस्तों। आपका वीडियो स्टॉप होता है दोस्तों। आप लोग वीडियो जरूर से जरूर 1 से 2 बार देखिए। धन्यवाद।